मंडी में जिंदा जले 2 युवक। कर्मचारी चयन आयोग की कला अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर भी हुआ लीक। हिमाचल में ओपीएस है लागू तो फिर फरवरी के वेतन में क्यों कटा एनपीएस का पैसा। हिमाचल में कोरोना केस में उछाल। एसएफआई कार्यकर्ता ने छोटा शिमला थाने के बाहर किया धरना प्रदर्शन। हिमाचल में 4-5 मार्च को खराब रहेगा मौसम। कांग्रेस कार्यालय में बैठकर सीएम मंत्री सुनेंगे कार्यकर्ताओं और लोगों की समस्याएं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के पधर क्षेत्र में बुधवार रात हुए सड़क हादसे में 2 युवक जिंदा जल गए। पधर जोगिंदरनगर वाया नौहल्ली राजबाग में दमेला के पास हुए टक्कर के बाद कार में ब्लास्ट हुआ और आग लग गई, जिसमें कार सवार 2 युवक जल गए और तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। एक युवक को राहगीरों ने समय रहते कार से बाहर निकाल लिया, लेकिन बाकी 2 को नहीं बचा पाए। हादसा रात करीब 11:30 बजे हुआ। हादसे की सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल युवक को पधर सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे प्राथमिक उपचार देने के बाद मेडिकल कॉलेज नेरचौक रेफर किया गया। वहीं कार में आग लगने से जिंदा जले दोनों युवकों के कंकाल मात्र शेष बचे, जिन्हें पुलिस ने कब्जे में लिया है। कार भी जब्त कर ली गई है। हादसे के कारणों की जांच जारी है। डीएसपी पधर लोकेंद्र नेगी ने हादसे की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान भुवन सिंह, सुनील कुमार और पदम सिंह के तौर पर हुई है। उसके होश में आने पर पता चलेगा कि वे कहां से आ रहे थे और कहां जा रहे थे। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के पेपर लीक मामले की कड़ियां आगे झुकती जा रही है। अब विजिलेंस ने चयन आयोग की ओर से आयोजित कला अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने की पुष्टि भी की है। विजिलेंस जल्द मामले में तीसरी एफआईआर दर्ज करेगी। आयोग ने पोस्ट कोड 980 के तहत कला अध्यापकों के 314 पद भरने की 24 मई 2022 को अधिसूचना जारी की थी। छठवीं परीक्षा के बाद 971 अभ्यर्थियों का 16 से 22 दिसंबर तक दस्तावेजों के सत्यापन के लिए चयन किया गया था, लेकिन अभी तक इसका अंतिम परिणाम घोषित नहीं हुआ। एसआईटी के पास 2 दर्जन से अधिक विभिन्न पोस्ट कोड की भर्तियों में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई थी। जांच में एसआईटी ने पाया कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कला अध्यापकों की भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ। एसआईटी को इसके पर्याप्त सबूत मिले हैं। अभी तक विजिलेंस थाना हमीरपुर में जेओएआईटी और कंप्यूटर टीचर व जूनियर ऑडिटर भर्ती के पेपर लीक मामले में कुल 2 एफआईआर दर्ज है। इस मामले में भंग आयोग की गोपनीय शाखा की वरिष्ठ सहायक उमा आजाद समेत कुल 8 लोगों पर मामला दर्ज है। इनमें से 4 को बीते माह हमीरपुर की कोर्ट में जमानत मिल चुकी है। उमा आजाद, नितिन आजाद, निखिल आजाद और संजीव कुमार की न्यायिक हिरासत बुधवार को खत्म होने पर इन्हें फिर से कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने इन 4 को 14 मार्च तक फिर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गत दिवस उमा के बड़े बेटे नीति ने अपनी उन शिक्षा का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी, लेकिन कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई टाल दी। अदालत में 20 फरवरी को दाखिल चार्जशीट के मामले में अब 13 अप्रैल को भी सभी 8 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसमें वे आरोपी भी शामिल होंगे जिन्हें जमानत मिल चुकी है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनके मंत्री पुरानी पेंशन योजना लागू करने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन फरवरी के वेतन से भी नई पेंशन प्रणाली के तहत सरकार कर्मचारियों और सरकार का पैसा कटने से बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। प्रदेश में 13 जनवरी को कांग्रेस सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ओपीएस को तत्काल प्रभाव से लागू करने का दावा किया गया था, लेकिन अभी तक ओपीएस लागू करने की अधिसूचना सरकार जारी नहीं कर पाई और न ही इसको लेकर कोई गाइडलाइन बन सकी। विपक्ष दल भाजपा भी कांग्रेस की 10 गारंटियों में से सबसे बड़ी गारंटी अब तक लागू न होने पर सवाल उठा रही है। जो कर्मचारी जनवरी और फरवरी में सेवानिवृत्त हुए हैं, वे अभी पुरानी पेंशन के दायरे में नहीं आए हैं। फरवरी ने 11 मार्च को आए वेतन में एनपीए के तहत आने वाले कर्मचारियों का अपना शेयर और राज्य सरकार का हिस्सा दोनों ही कट रही है। इसे केंद्र सरकार के प्राधिकरण, पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण में जमा किया जा चुका है। केंद्र से एनपीएस का पैसा निकालना भी टेढ़ी खीर बन गया है। ऐसे में लगातार एनपीएस में पैसा जाना कर्मचारियों के लिए परेशानी खड़ा कर सकता है। बेशक सरकार बार बार कह रही है कि इस योजना को लागू किया जा चुका है, लेकिन राज्य में अभी तक एनपीएस को बंद करने और
ओपीएस लागू करने की अधिसूचना जारी नहीं हो पाई है। उल्लेखनीय है कि जनवरी का 1 फरवरी को भी वेतन इसी तरह आया था। इससे लाखों कर्मचारियों की उम्मीदों पर हर बार पानी फिर रहा है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना एक बार फिर से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। एक महीने पहले यानी 31 जनवरी को प्रदेश कोरोना मुक्त हो गया था, लेकिन आज कोरोना के एक्टिव मरीज 29 हो गए। बीते 24 घंटों के दौरान 6 नए मरीज कोरोना की मिली है। चिंता इस बात को लेकर है कि बीते 3 दिन यानी 27 फरवरी से 1 मार्च तक 1357 लोगों की जांच की गई। इनमें से 25 नए मरीज कोरोना के मिले। संक्रमण दर भी 1% का है। रोजाना 400 से 500 के बीच कोरोना जांच के बाद इतने मरीज मिलना चिंताजनक है। शिमला और सोलन जिले में सबसे ज्यादा 7 एक्टिव कोरोना मरीज हो गई है। बिलासपुर में 5, चंबा में 1, हमीरपुर में 2, कांगड़ा में 4, कुल्लू में 3 एक्टिव मरीज है। किन्नौर, लाहौल स्पीति, मंडी और सिरमौर जिला कोरोना फ्री है। प्रदेश में अब तक कोरोना से 3,12,762 लोग संक्रमित हुए हैं। राज्य के सबसे बड़े कांगड़ा जिले में सबसे ज्यादा 70,717 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। इनमें से 1,266 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। एसएफआई कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी मांगों को लेकर बड़े लंबे समय से उठाई जा रही आवाज के चलते आज राज्य सचिवालय में छोटा शिमला थाने के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनकी कोशिश शिक्षा मंत्री से मिलने की रहेगी। अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में और भी उग्र आंदोलन करने के लिए एसएफआई सड़कों पर उतरेगी। राज्य सचिवालय जहाँ पर छोटे शिमला थाने के बाहर एसएफआई द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर वो यहाँ पर पहुंचे हैं और जिस तरह से आप तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि उनके द्वारा यहाँ पर जोरदार जो है अपना धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कुछ ये अपना मामला है, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको तमाम जानकारी अभी देंगे। आज आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या आपकी मांगे है? नमस्कार, मेरा नाम सोनी नेगी है और राज्य सचिवालय सदस्य हूँ। आज जो ये धरना प्रदर्शन एसएफआई का राज्य स्तरीय आह्वान के आधार पर किया जा रहा है, ये कुछ मांगों को लेकर किया जा रहा है। पिछले लंबे समय से हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि छात्रों का एक बहुत बड़ा आंदोलन 2017 के से लेकर अभी तक कैंपस के अंदर है कि वो एससीए इलेक्शन की मांग को लेकर है। वो जो इलेक्शन है 2013 के बाद कैंपस के अंदर बैन हुए हैं। 2017 की जो भाजपा की सरकार थी वो भी इस वादे के साथ आई कि हम लोग एससीए इलेक्शन को बहाल करेंगे, लेकिन उस सरकार ने भी वो बहाल नहीं किए। और जो 2022 के अंदर जो अभी जो सरकार कांग्रेस की बनी है, हम लोग इस सरकार से भी ये मांग कर रहे हैं कि जो छात्रों का जो एक डेमोक्रेटिक जो इलेक्शन है उसको बहाल किया जाए। हम लोग ये भी देखते हैं कि जो अभी चुने हुए जो सीएम है वो भी उस डेमोक्रेटिक फंड के अंदर रहे हुए हैं। इसलिए हमारी जो प्राइम डिमांड है कि एससीए इलेक्शन छात्रों के यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में बहाल की जाए। दूसरी मांग कि जो केंद्र की जो सरकार है उसने एनईपी 2020 को लागू किया, वो किस आधार पे लागू किया, सबसे पहला सवाल हमारा ये है। दूसरा, जो हिमाचल प्रदेश की जो सरकार पूर्व के अंदर रही है वो जो बड़े बड़े जो वादे करके गई है कि हम लोग पहला राज्य एनईपी का बनने जा रही है कि एनईपी को लागू करेंगे, लेकिन उसका जो फ्रेमवर्क है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी कैंपस के अंदर तैयार नहीं है और हम लोग उस एनईपी का विरोध कर रहे हैं। इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि वो जो एनईपी है वो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है, वो कमर्शलाइजेशन को बढ़ावा दे रही है और उसके साथ साथ जो राजनीति कैंपस के अंदर है उसके आधार पर की जाएगी। उसके साथ साथ जो छात्रों के जो कॉलेजों के अंदर जो मूलभूत अधिकार है उसके अंदर उसकी जो पीटीए की फीस जो लगातार बढ़ाई जा रही है उसको वापस लिया जाए। जो बिना जो स्ट्रक्चर के जो बिना बिल्डिंग के जो कॉलेज चल रहे हैं उसके लिए भवन निर्माण किया जाए और जो कॉलेजों के अंदर और जो विश्वविद्यालय के अंदर जो प्रोफेसरों की जो भर्ती हुई है वो जो इलीगल तरीके से विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसरों को भरा गया है, उसके विरोध में ये जो धरना प्रदर्शन हम लोग करने जा रहे हैं। और आने वाले ये सिर्फ टोकन धरना है, आने वाले समय के अंदर जरूरत पड़ेगी तो सरकार को घेरने का काम करेंगे, विधानसभा को घेराव करने के लिए हम लोग जा सकते हैं और उग्र आंदोलन को कैंपस के अंदर हो सकता है, उसके लिए भी हम लोग आगे जा सकते हैं। तो क्या आज आप मुख्यमंत्री से मिलेंगे जिस तरह से आप यहाँ पर पहुंचे? हम लोग इस सेक्रेटरीट के बाहर खड़े हैं और हमारी जो लीडरशिप है वो जो यहाँ पे डेजिग्नेशन जहाँ पे जो बाकी के मंत्री होंगे, खासतौर पे जो शिक्षा मंत्री है और उससे मिलने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। हमारा जो डेलीगेशन है वो कोशिश करेगा उनसे मिलने की, अगर मिलेंगे अच्छी बात है, नहीं तो हमारी जो कोशिश रहेगी रिप्रेजेंटेशन देने की वो यहाँ से देने की रहेगी। हिमाचल प्रदेश में बीते 2 दिनों तक बदले मौसम के तेवरों के बाद
आज पहाड़ों से फिर से धूप खिल गई है। हालांकि आसमान में बादल घुमड़ घुमड़ कर आ रही है, बावजूद इसके पहाड़ी प्रदेश का मौसम सुहावना बना हुआ है। राज्य के अधिकतर इलाकों में सुबह से ही मौसम साफ है, लेकिन प्रदेश की ऊंची चोटियों पर हुई बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश के कारण मौसम में सर्दी की सरसराहट है। प्रदेश में बुधवार रात और मंगलवार को भी शीत मरुस्थल कहे जाने वाले जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में ताज़ा बर्फबारी हुई है। इसके अलावा किन्नौर के ऊंचे पहाड़ों और चंबा जिला के दुर्गम इलाकों पांगी, भरमौर सहित धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं पर भी कहीं कहीं बर्फ गिरी है। इसी तरह प्रदेश के मध्यम ऊंचाई वाले शिमला, सोलन, सिरमौर, धर्मशाला और हमीरपुर, बिलासपुर के कुछ क्षेत्रों में बारिश से मौसम में कुछ करवट लाई है। प्रदेश में मौसम की मार से विभिन्न इलाकों, खासकर जनजातीय व दुर्गम क्षेत्रों में 139 बिजली ट्रांसफार्मर और 10 पेयजल योजनाएं भी ठप पड़ी है। उधर मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक आज भी प्रदेश के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। प्रदेश में 2 और 4 को कुछ भागों में अधर चलने का अलर्ट है। राज्य के कई भागों में 5 मार्च तक मौसम खराब रहने के आसार है। हालांकि दोपहर तक पूरे प्रदेश में धूप खिली है, लेकिन आसमान में बीच बीच में बादल भी घुमड़ रहे हैं। शिमला कांग्रेस कार्यालय में बैठकर अब मुख्यमंत्री और मंत्री कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता की समस्या सुनेंगे। कांग्रेस कार्यालय में हर माह एक मंत्री बैठेगा। वीरवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और आम जनता की समस्याएं सुनी और साथ ही हर महीने कांग्रेस कार्यालय में एक मंत्री के बैठने की व्यवस्था की। इस दौरान काफी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अलावा कई प्रतिनिधि मंडल भी मुख्यमंत्री से मिले और उनके समक्ष अपनी समस्याओं को रखा। वहीं मौके पर ही मुख्यमंत्री ने कई समस्याओं का समाधान भी किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी मौजूद रही। हमारी प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी से चर्चा हुई और चर्चा के बाद हम सब लोगों ने फैसला किया कि हर महीने एक मिनिस्टर जो है कांग्रेस कार्यालय में बैठेगा। तो उसकी शुरुआत के लिए जब मैंने अपनी पार्टी अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी से बात की तो उन्होंने कहा कि आप सबसे पहले आप बैठेंगे, बीइंग मुख्यमंत्री आपको सबसे पहले आना चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से हमने इनका अनुरोध स्वीकार किया और मैं आज 2 मार्च को इन्होंने हमें समय दिया था, तो 2 मार्च को हम आज अपने कार्यकर्ताओं की जो समस्या है उनको सुनेंगे और उसका समाधान भी हम लोग करेंगे। कार्यकर्ता पार्टी संगठन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आगामी समय में अब शिमला का नगर निगम चुनाव भी है और लोकसभा चुनाव भी नज़दीकी है, किस तरह से जो है स्ट्रेंथन किया जाएगा पार्टी और सरकार और संगठन में? देखिए, चुनाव एक निरंतर प्रक्रिया है। चुनाव सभी हमारे नगर निगम के है, फिर लोकसभा के है। पार्टी कार्यकर्ता को तो हमेशा एक्टिव रहना है और पार्टी की अप्रोच नेताओं तक पहुँचे, मंत्रिमंडल तक पहुँचे। इस दृष्टिकोण से हमने कांग्रेस ऑफिस में बैठने का निर्णय किया है। इसके बाद अगले महीने एक और मिनिस्टर बैठेंगे हमारे, फिर उसके बाद मैं भी बीच बीच में बैठता रहूँगा। जैसे ही हमारी प्रदेशाध्यक्ष हमें हुक्म देगी कि आपने कांग्रेस ऑफिस आना, तो हम सब लोग बैठेंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं का काम करने का हमारा दायित्व भी है और धीरे धीरे हम पार्टी जो संगठन है उसकी मजबूती के लिए भी हम मिलकर कार्य कर रहे हैं। सर, एकदम से कैबिनेट ये पता नहीं कैसी खबर चल जाती है, मेरा तो कोई दिल्ली दौरा है ही नहीं। कैबिनेट की बैठक की निरंतर प्रक्रिया है, क्योंकि हमने 38 एजेंडा था, तो अब मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि सारे एजेंडे शाम तक ही बैठकर किए जाए। हमें जनता से भी मिलना है और बजट की भी तैयारी करनी है। तो अभी हमने 3 तारीख को बनाई और इस तरह निरंतर कैबिनेट होती रहेगी। जो भी अब कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले हैं उनको हम करते रहेंगे। मुझे खुशी इस बात की कि हमारी पहली ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो चुकी है और हम आने वाले समय में जो और हमारी सरकार की गारंटियां उसको पूरा करेंगे। लेकिन कल ही हमने फैसला किया कि हमारा एक इंग्लिश मीडियम स्कूल वाला है, वो राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के नाम से जाने जाएंगे। हमारी दूसरी गारंटी भी पूरी हो रही है और दूसरी गारंटी के बाद हम जो और गारंटियाँ उसको 4 साल के अंतराल के बाद हम उसको पूरा करेंगे। सर, ओपीएस की आपने बार ये कह रहे हैं कि यहाँ से कहा जा रहा है कि ये सुख की सरकार है, वो कह रहे हैं ये इंतजार की सरकार है। हद उसमें जो इंतजार करना पड़ रहा है कांग्रेस के वायदों को लेकर भी।
देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री ने किए बयान से पहले उनको अपने 5 साल की कार्यप्रणाली को देखना चाहिए। अर्थव्यवस्था का ऐसा हाल है कि आज प्रदेश आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है। मैं आप लोगों को भी चाहूँगा कि आप भी सूचना का अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। 75,000 करोड़ का कर्ज इस प्रदेश पर चढ़ा हुआ है और 6th पे कमीशन लागू कर दिया, लेकिन कर्मचारियों और अधिकारियों और पेंशन भोगियों का एरियर नहीं दिया। चलिए, ये बात होगी कि उनका 6th पे कमीशन से उनके ऊपर ज़्यादा बोझ बढ़ रहा है। फिर डीए की किस्त डिक्लेयर कर दी, वो 992 करोड़ रुपया भी नहीं दिया। फिर 920 संस्थान खोल दिए, उन संस्थानों में टीचर तक नहीं है, फिर उसका 5,000 करोड़ का बोझ है। जब हमारे पास आर्थिक स्थिति की सामने पेपर आया तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि जिस प्रदेश की आर्थिक बदहाली की स्थिति हो, उस प्रदेश को सही दिशा में और आने वाले समय में सही दृष्टिकोण से आगे बढ़ाना हमारा दायित्व है। जनता ने हम पर विश्वास किया है, हम जनता को विश्वास देना चाहते हैं कि ये अर्थव्यवस्था 4 साल में ठीक होगी, लेकिन विकास में कोई कमी नहीं होगी। और ये बार बार कहना कि इंतज़ार करते रहते हैं, ये ठीक है कि हम इंतज़ार इसलिए कर रहे हैं। हमारी गारंटियाँ कोई 10 गारंटियाँ कोई 1 साल में पूरा करने के लिए नहीं बोला है, हमें 5 साल के लिए जनता की अदालत में बोला, और हम 5 साल में नहीं 4 साल में ही पूरी गारंटियाँ लागू करेंगे ताकि हम लोगों को